नमस्कार। आप सुन रहे हैं किताब घर और मैं हूं अरिसुदन। किताब घर में हम बात करते हैं हिंदी किताबों पर, नई पुरानी हर तरह की, चाहे कल्पना हो, इतिहास, कविता, कहानी या व्यंग्य। हर शनिवार हम एक लाइव सेशन करते हैं, आप भी उसमें जुड़ सकते हैं। लिंक यहीं नोट्स में दिया हुआ है। हमारी आज की किताब है निर्मल वर्मा की लिखी हुई अंतिम अरण्य। तो चलिए सुनते हैं किताब घर में आज की चर्चा। पिछले हफ्ते हमने अंतिम अरण्य पर चर्चा की थी। पिछले हफ्ते नहीं, उससे पिछले हफ्ते हम नहीं कर पाए थे, तो रुकावट के लिए खेद है। लेकिन जब पहले पार्ट में जब की थी हमने चर्चा, तो किताब के बारे में बात की थी कि उसका कथानक कैसा है, उसकी बैकग्राउंड पृष्ठभूमि कैसी है, कौन कौन से पात्र हैं उसमें, क्या चीजें हमें अच्छी लगी। इस सर्किल में हम किताबों की बुराई नहीं करते, तो ऐसा कुछ आलोचना जैसा हम नहीं करते, लेकिन क्या हमें अच्छा लगा वो हम शेयर करते हैं। तो वही सब बातें हमने की थी कि भाषा की दृष्टि से और कथानक की दृष्टि से बड़ी अच्छी सी किताब है। पात्र बहुत गिने चुने, बहुत कम पात्र हैं, उन्हीं के बीच में कहानी चलती रहती है। और जो समय का अंतराल है वो भी कोई बहुत बड़ा नहीं है कि पूरा लाइफ लॉन्ग हिस्ट्री होगी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। शायद कुछ ही महीनों या साल की बात होगी सारी कहानी में, क्योंकि सुप्रिया, जहां तक मुझे याद है, इन्होंने समय कहीं दिया नहीं है। जी नहीं, समय नहीं है। एक सिर्फ यह है कि मैं कहीं पर आकर रुका और वहीं से मैं चला और फिर वहीं नहीं लौटा, बस इतना ही है। हाँ, बस इतना ही है। तो सारी कहानी एक यात्रा की तरह चलती है, और ये जी यात्रा भी ऐसी है जो कन्वेयर बेल्ट की तरह है कि वो चलती रहती है। आप जहां पे भी उसमें चढ़ जाएं जी और जहां भी उसमें उतर जाएं, ये बस जी। या ट्रेन की तरह और नहीं है। ये यात्रा मन की यात्रा भी है, चरित्रों के साथ साथ उनके मन की यात्रा भी चलती है। हाँ, मन की यात्रा, मन के भीतर से बाहर तक, बाहर से भीतर तक। तो जी ये सब हमने बातें की थी पिछले हफ्ते, पिछले अंक में। और आज जो हमने सोचा, क्योंकि इसमें भाषा बहुत अच्छी है किताब में, और कई जो इसके छोटे छोटे हिस्से हैं, कुछ पंक्तियां और कुछ जो इसके चैप्टर्स में पैराग्राफ्स हैं, वो बड़े ही सुंदर हैं। भाषा जी फिलोसॉफिकल और थोड़ा साइकोलॉजिकल दृष्टि से भी अगर उसको देखें तो बड़ी सुंदर सी बातें कही हैं। और जैसे सुप्रिया और मैं बात कर रहे थे सर्किल शुरू होने से ठीक पहले कि अंडरलाइन करने बैठे तो सारी किताब अंडरलाइन हो जाएगी, तो हमने सोचा कि आज के सर्किल में वो कुछ अच्छे अच्छे छोटे छोटे हिस्से पढ़ के सुनाते हैं, दो दो तीन तीन लाइन वाले, ताकि पता रहे कि किस तरह की भाषा है, क्या हमें अच्छा लगा, वो सब बातें। जी, शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सुप्रिया, सबसे पहले मैं बताता हूँ। मुझे जी मतलब मैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाऊंगा, क्योंकि मैंने उसी तरह से नोट्स बना रखे हैं, और शायद पहले एक दो पेज में ही लिखा था जब वो बात होती है कि कहाँ पर हैं हमारे लेखक नहीं, जो मुख्य पात्र हैं जो अपनी कहानी कह रहे हैं। और वो एक बड़ी सुंदर सी बात कहते हैं, दो बातें कहते हैं वो एक के बाद एक, कि और जब रात होती थी, क्योंकि ये पहाड़ी कस्बे की बात है, एक छोटे से टाउन की, हम समझ लें कि रानीखेत, नैनीताल, उस तरह का कोई छोटा सा पहाड़ी शहर है। तो कहते हैं कि और जब रात होती थी तो शहर की चमकती रोशनियां उतनी ही दिखाई देती थी जितने आकाश के तारे। कहना मुश्किल था कौन सी नकली रोशनी है, कौन से असली तारे, और कौन सी रोशनी असली तारे में कायाकल्प कर लेती है। तो जैसे कई कवि भी कहते हैं ना कि रोशनियां जो है वो प्रतिबिंबित होती हैं कई बार तारों की जमीन पर और जमीन से तारों पर, जी। तो उस तरह की बात यहाँ पर भी है। एक बात यहाँ पर है, एक अजीब आशंका ने मुझे पकड़ लिया। फिर किससे था? शायद अपनी आखिरी चीजों से। उनका स्वर बहुत कोमल सा हो आया। होटल का कमरा छोड़ने से पहले जैसे हम एक बार टटोल लेते हैं वार्डरोब। कोई कपड़ा तो नहीं छूट गया? कोई अंडरवियर, मैला कुचला रुमाल, बाथरूम में शेव का सामान, कुछ भी ऐसा पीछे नहीं छोड़ देना चाहते थे जिसके लिए बाद में शर्म महसूस हो। तुमसे कभी कुछ कहा? यहाँ पर वो मतलब मेहरा साहब को सब जानना चाहते लेकिन कोई जानता नहीं है। तो आखिरी चीजों से हम लोग पकड़े हुए और जकड़े हुए तो हमेशा रहते हैं। और ये कितना अच्छा मनोवैज्ञानिक चित्रण है कि हम लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं, चाहे होटल जाते हैं, कहीं भी हम एक बार तुरंत तलाशी लेना चाहते हैं, कुछ छूट तो नहीं गया। यही हम अपने अंतिम समय से पहले भी करना चाहते हैं, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। बिल्कुल। और अब ये जो अगली पंक्ति है, इसमें दो लोग बात कर रहे हैं। एक तो जो हमारे
कहानी कहने वाले मुख्य पात्र हैं, और उनके साथ मेहरा साहब की जो बेटी हैं, जो डॉक्टर हैं, दोनों बात करते हैं, कई बार लंबी बातें करते हैं। तो बड़ा सटल सा रोमांस जैसा भी इसमें दिखता है, और जो दार्शनिक दृष्टि से अगर इसको देखें तो वो भी थोड़ा हल्का हल्का नजर आता है। तो जी। इसमें बात कहते कहते वो कई बार रुक जाते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं चुप बैठा रहा। दोस्ती में चुप्पी का अपना किनारा होता है। बातों के बीच वह विराम की तरह चली आती है। हम उसमें उसे सुन लेते हैं जो कहा नहीं जाता। एक आधी सांस जो किनारे को गीला कर अपने सूखे में लौट आती। तो बड़ी एक तो उपमा दे दी बड़ी सुंदर सी, कि जैसे कोई शांत सी छोटी सी नदी है, आप उसके किनारे बैठे हैं और वो उसकी एक हल्की सी लहर आती है जिसका पता भी नहीं चलता, और वो बस उस किनारे को हल्का सा गीला करके वापस लौट जाती है। जी बिल्कुल। ऐसा ही एक जगह देखिए उनके नेचर को इंगित करते हुए कहा गया है, पैटर्न। डॉक्टर सी मुस्कुराए। तरतीब, यह एक तरतीब देखना चाहते हैं अपने बीते और अनबीते के बीच। जो वो लिखवा रहे हैं मेहरा साहब लेखक से, तुम तो जानते हो वह एक ऊंचे अफसर रहे हैं। जब तक किसी फाइल पर उनके हस्ताक्षर नहीं हो जाते वो वैलिड नहीं होती थी। वह यह भी भूल जाते थे आखिर फाइल पर उनके नहीं किसी और के दस्तखत होते हैं, जिसके बिना ये पैटर्न अधूरा रहता है। मेहरा साहब सब कुछ समेटना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, पर उनके दस्तखत, वो कहते हैं उनका पैटर्न अधूरा है जो वो कहानी लिख रही हैं। तो एक पैटर्न हम सबके जीवन में भी होता है, जैसे कि इनमें हर चरित्र का एक पैटर्न है शुरू से लेकर आखिर तक। हाँ जी। और इसी से रिलेटेड जब वो मेहरा साहब अपनी पुरानी बातें सुनाते हैं उनके लिखने के लिए, जो हमारे कहानीकार हैं, तो कई बार रुक जाते हैं, क्योंकि उनकी यादें जो है वो एक क्रम में नहीं चलती हैं। उनको कभी कुछ याद आता है, कभी कुछ याद आता है, क्योंकि उनको दिखाया गया है वो शायद डिमेंशिया के भी शिकार हैं। छोटी छोटी यादों को कहीं कहीं बीच बीच से उठाकर लाते हैं, और उसके लिए यहाँ पर कहा है, जब तक वह किसी खाई या गड्ढे को लांघते मेरी पेंसिल हवा में ठिठकी रहती। अब यहाँ खाई और गड्ढे की बात जो कही है वो उनके जो मेमोरी गैप्स हैं उनकी बात है। मेरी पेंसिल हवा में ठिठकी रहती, मैं सोचता था शायद वह किसी भूली हुई घटना को याद कर रहे हैं, जबकि अक्सर होता यह था कि वह किसी याद आई घटना को भुला देने की कोशिश कर रहे हैं। अब इतनी बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही गहरी बात कह ली है। लेखक को लगता है कि वो किसी भूली हुई घटना को याद करने के लिए रुके हैं, लेकिन शायद जो कहानी बता रहा है, जो मेहरा साहब हैं हमारे, शायद वो रुके हैं कि कोई ऐसी घटना उनको याद आ गई जिसके बारे में वो बात नहीं करना चाहते और उसको बुला देते। तो एक जगह देखिए ननकू क्या कहते हैं, मतलब इसके पात्र, छोटे छोटे पात्र भी बहुत गहरी बात कहते हैं। फिर ननकू बोला, ऐसा होता है, लोग चले जाते हैं लेकिन अपना रूप पीछे छोड़ जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता वे हैं भी या नहीं। जब मरने की घड़ी आती तो वे एक बार फिर भभक कर उठते हैं, बिल्कुल राख तले दबे कोयले की तरह। हमारे दादा तो सड़क पर चलते आदमी को देखकर ही भाप लेते थे वह जिंदा है या सिर्फ ठट्ठर छाया चली आ रही है। हम लोग शरीर में जिंदा रहते हैं, लेकिन हमारा मन मृत है या नहीं, वो एक तरह से ये शरीर की, मतलब हमारी आत्मा और हमारे शरीर के जीने और मरने की बात है कि जीवित शरीर के भीतर भी हम मृत की तरह ही चलते रहते हैं। कितनी सुंदर बात कही। तो मैं थोड़ा रुकता हूँ। श्रुति, आप क्या कहेंगी इस बारे में? मैं तो बस अभी ओवरवेल्म्ड हूँ कि मैं स्पीकर पैनल पे हूँ। बहुत ही सुंदर डिस्कशन, एंड आप लोगों ने, इट्स सो ब्यूटीफुल कि विद इन अ फ्यू मिनट्स आपने इतनी सारी लाइंस मेंशन करी हैं। काफी बार ऐसा होता है अरिसुदन और सुप्रिया जी की एक किताब में आप मतलब कुछ अंडरलाइंस कई पेजेस बाद निकलते हैं, और बहुत बार ऑथर्स जबरदस्ती की, जिसको इंग्लिश में हम फ्लफ कहते हैं, फ्लफ भरते रहते हैं किताब में उसको लंबा बनाने के लिए। लेकिन ये किताब तो ऐसे साउंड करे कि हर पेज में सोना है। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, हर पेज में सोना है, सोने की खान भी है, क्योंकि कई बार जो पंक्तियां लिखी हैं उनके अर्थ समझने के लिए आपको एक बार फिर से उनको पढ़ना पड़ता है। तब पता लगता है कि ओहो, इसको आप इतना जल्दी, जैसे कहते हैं ना कि चाय का मजा तभी है जब आप तसल्ली से चाय पिए, जो भागते दौड़ते पी ली वो क्या चाय हुई। तो उसी तरह की कुछ शब्द और पंक्तियां हैं इसमें। जैसे पहले मैंने जो पढ़ा था वो कि जो चुप्पी का महत्व बातों के बीच में होता है, तो उसी तरह की अगली एक और बात है जहां पर
फिर से बातें चल रही हैं और यहाँ पर वो कहते हैं कि जब बातों बातों में कई बार समझ में नहीं आता है कि क्या कहा क्यों कहा, तो उसके बारे में कहते हैं कि एक दो बार तो मैं उनके पास जाकर पूछ लेता आप क्या कह रही हैं, लेकिन जब मैंने देखा कि वह मेरे बार बार क्या क्या से खींच जाती हैं यानी परेशान हो जाती हैं, तब मुझे लगा वहां समझना इतना जरूरी नहीं है जितना सुनना, क्योंकि जब हम किसी को इतना कम जानते हो तब शब्दों के अर्थ इतना महत्व नहीं रखते जितनी उनकी आवाज। तो आजकल के जी। जमाने में हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं कि जो कहा नहीं, जो सुना नहीं, जो शब्दों में नहीं था, वो बातें जो कम्युनिकेशन या संवाद होता है उसमें लोग समझ जाते हैं। इसी संवाद पे देखिए एक संवाद है। असली डर तो तब लगता है जब माँ के पेट से हम एक रूप में निकलते हैं और धरती माता पे पैर रखते ही दूसरा रूप धारण कर लेते हैं। बरसों बाद हमें याद भी नहीं रहता कि पैदा होने पर हम कैसे लगते थे और अब कैसे बन गए। क्या आदमी इतना बदल जाता है? वाकई हम लोग बदलते रहते हैं? क्या हम वाकई उतनी मासूमियत के साथ रहते हैं जैसे हम पैदा होते हैं? हम समय के साथ बदलते हैं और आखिर में हम खुद को ही पहचानने से इनकार करते हैं। क्या हम ये वही हैं जो जैसे पैदा हुए थे? क्या बात। और श्रुति ने सवाल पूछा है, लेखक उत्तर प्रदेश के नहीं हैं लेकिन पास ही के हैं, शिमला के हैं, हिमाचल प्रदेश के, तो पहाड़ी लेखक हैं और शायद इसी वजह से वो पहाड़ों का इतना अच्छे से वर्णन कर पाए। ऐसा लगता है कि आप उस पहाड़ में हैं जहाँ की इन्होंने बातें की हैं। वो मतलब उतने शब्दों से ही उन्होंने इतने अच्छे अच्छे चित्र खींच दिए ना, और वो एक एक चीज के बारे में बताते हैं, लाइट का खंबा, लाइट की जो कहाँ कहाँ वो प्रकाश पड़ रहा है उसका, वो सब तक बताते हैं। और जब बैडमिंटन कोर्ट की बात करते हैं, आप देख सकते हैं कि बैडमिंटन कोर्ट आपके सामने आ गया है और आप उसी के एक कोने पर बैठकर देख रहे हैं दो लोगों को खेलते हुए। बड़े अच्छे तरीके से पहाड़ों के बारे में लिखा है। तो मृत्यु से जुड़ी हुई एक और बात है सुप्रिया, वो भी शुरू में ही है। उसमें कहते हैं कि मृत्यु कोई समस्या नहीं है। अगर तुमने अपनी जिंदगी शुरू ही ना की हो तो मृत्यु कोई समस्या नहीं है। लगता है तुम कितनी आसानी से वहां लौट सकते हो जहां से तुम आए हो। इसीलिए तुमने देखा होगा जितनी आसानी से युवा लोग आत्महत्या कर लेते हैं, बूढ़े लोग नहीं, क्योंकि बूढ़े लोग जीने के इतने अभ्यस्त हो चुके होते हैं कि उससे बाहर निकलना बड़ा दूभर हो जाता है। मौत से ज्यादा खौफनाक बात यह है कि तुम कभी मरोगे नहीं, हमेशा के लिए जीते जाओ। जीने के साथ मुझे एक इसका हिस्सा और याद आ रहा, अतीत। हमारा अतीत कोई एक जगह ठहरा हुआ स्टेशन नहीं है जो एक बार गुजरने के बाद गायब हो जाता है। वह यात्रा के दौरान अपने को अलग अलग झरोखों से दिखाता रहता है। हम अतीत से सच में कभी पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं। और जो मेहरा साहब थे वो अतीत को देखते ही रहते थे। उन दिनों मेहरा साहब को देखकर लगता था अतीत उनकी पत्नी के साथ कब्र में दब गया था। अतीत, ये बात सच है कि हम लोगों के साथ वो चलता ही रहता है लगातार, और बार बार वो आके बताता है कि मैं हूँ। पिछले सुप्रिया, श्रुति ने एक सवाल पूछा है, आप दोनों का मृत्यु के बारे में क्या पर्सनल विचार है? सुप्रिया, आप बताएंगी? मृत्यु, आपको क्या लगता है हम जी रहे हैं या इस वक्त मर रहे हैं? अगर हम ऐसे जी रहे हैं कि कल हमें मर जाना है तो हम जी रहे हैं, लेकिन हम ऐसे जी रहे हैं कि हम हमेशा जीते रहेंगे तो शायद मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि मृत्यु शाश्वत है। आप इससे भाग नहीं सकते किसी भी कारण से। आपको ऐसे ही जीना चाहिए जैसे आज आप हैं और कल आप नहीं रहेंगे। मुझे लगता है जुगनू का सबसे बढ़िया उदाहरण होता है जीने के मामले में। जब तक जीता है, चमक के जीता है, उसके बाद बस खत्म। जुगनू ही नहीं बल्कि प्रकृति में जो सारे जानवर हैं, हर व्यक्ति प्रकृति में अपने हिस्से का काम करता है। जीवन और मृत्यु का यही है कि क्या आप अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। अगर आप अपने हिस्से का काम कर रहे हैं तो यकीनन आप जिंदा हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मृत्यु तो फिर शरीर का इंतजार नहीं करती, आप मृत ही हैं। बिल्कुल। और अच्छा किया श्रुति ने सवाल पूछा, क्योंकि इससे मुझे याद आता है अगले हफ्ते हम जो बात करेंगे 2 किताबों की, वन किस्सा और बात बनेचर। ये किताब है सुनील कुमार सिंक्रेटिक की, और इसमें कुछ इस तरह की बातें हैं कि जानवरों और मानवों में क्या अंतर है। मतलब वो एक टॉपिक नहीं है, वो सिर्फ एक आप उससे मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन वो जैसे हमने पंचतंत्र की कहानियां देखी हैं, या जो पहले चंपक किताब आती थी बचपन में, शायद अब भी आती है किसी रूप में,
तो उसमें जिस तरह की कहानियां होती थी उसी तरह की कहानियां लिखी हैं सुनील कुमार जी ने। तो इन दोनों किताबों की बात करेंगे और उसमें भी वो एक अंतर सामने आ जाता है कि जो जानवर होते हैं जंगल के वो मृत्यु को कैसे देखते हैं, जीवन को कैसे देखते हैं, और जो मानव है वो कैसे देखते हैं। या दिस इज एक्चुअली अरिसदन जो आप कह रहे हैं ना, सॉरी टू बटन, एक्चुअली ये जो आपने आई एम सो हैप्पी आपने बन किस्सा को मेंशन किया, क्योंकि चंपक में भी ऐसे ही है एक्चुअली। बच्चों की किताबें, एंड अरिसदन आपको पता है कि मैं इस बारे में बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ कि बच्चों की किताबों में भी बहुत सीख है और एक्चुअली बहुत डीप मीनिंग वाली लर्निंग्स हैं, लेकिन हम लोग जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं हमको वो चीजें कम अपीलिंग लगती हैं और थोड़ी हैवी ड्यूटी बुक ज्यादा अच्छी लगती हैं, और फिर हम उन्हें डिस्कस करके उन्हें बहुत हम बहुत उनकी तारीफ करते हैं। बट अगर हम अपने बचपन की किताबों में ही चले जाएं, उनमें भी बहुत सारे ऐसे सुंदर किस्से निकलेंगे। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसनिंग टू यू अबाउट दिस बुक, एंड आई मे ट्राई एंड ड्रॉ पैरेलल्स विद चंपक। धन्यवाद श्रुति, और मैं आपको इन किताबों का लिंक भी भेजता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप अवश्य पढ़ें। तो सुप्रिया, हमारे पास 1-1.5 मिनट ही बचा है। हाँ, मैं कुछ एक आखिरी में जब वो तर्पण करने जाते हैं तो एक चीज बहुत अच्छी है, जब वो कौवों को बुलाते हैं, तो मैं ये आखिरी पढ़ना चाहूंगी, इसमें इजाजत दे है मुझे तो। हाँ, मुझे मालूम था आप पूछेंगे, जो आता है वो यही पूछता है, ये आपको कौवे लगते हैं? जरा ध्यान से देखिए। उनकी आवाज अचानक धीमी पड़ गई। आप सोचते हैं ये अपनी भूख मिटाने आए हैं? वे उन तृष्णाओं को चुगने आते हैं जो लोग पीछे छोड़ जाते हैं। ये ना आते तो जिन्हें आप साथ लाए हैं उनकी प्रेतात्मा भूखी प्यासी भटकती रहती। आप क्या सोचते हैं देह जलने के बाद मन भी मर जाता है? आपको मालूम नहीं कितना कुछ पीछे छूट जाता है। बस इतना ही है, आगे और भी खैर बहुत गहरी किताब है, इसमें उतरना पड़ेगा। छोटे छोटे अंशों से तो इसकी प्यास नहीं खत्म होने वाली। एक तृष्णा हमारे भीतर भी ये किताब जगा कर जाती है। प्रश्न भी और तृष्णा भी जी जगा कर जाती है। और एक बड़ी सुंदर सी लाइन है, मैं अगले 20 सेकंड में इसको पढ़ता हूँ, कि जब हम किसी जगह से जाते हैं तो उसके बारे में लिखते हैं कि स्टेशन जाने से पहले हम कुछ खास जगहों में अपनी घरेलू चीजें दबा कर रख देते थे, किसी बेर की झाड़ी में कोई खिलौना, पानी की टंकी के पीछे, ताकि जब हम वापस आए तो हमारी यादों की तरह वो हमको मिले। तो इसी के साथ मैं आज समाप्त करता हूँ। ये थी इस हफ्ते की किताब। अगले अंक की किताब होगी सुनील कुमार सिंक्रेटिक जी की लिखी हुई बन किस्सा और बात बनेचर। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।